Bismillahirrahmanirrahim. Now today we are discussing another case of renal disorder or kidney disorder, and we will see that what is the case and how we can proceed and what we can manage. First of all, as usual, the history of the patient. The patient is an 85-year-old woman. ठीक है, तो it is very old woman, 85-year-old. Investigated by journal her journal practitioners. वो अपने journal practitioners के पास गई है for increasing tiredness which was developed over the past 6 months. पिछले 6 months से वो ये कह रही है कि मैं बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही हूँ. अपने जो उसका जो जर्नल फिजिशियन है, जर्नल प्रैक्टिशनर है, उसके पास गई है. और ये आप देख लीजिएगा कि एज इसकी बहुत ज़्यादा है. शी हैज़ लॉस्ट हर एपिटाइट, भूख भी नहीं लग रही है, एंड फीलिंग कॉन्स्टेंटली नॉजिएटेड, मुसलसल जो है वो नॉजिएटेड यानी वोमिटिंग की चीज़ को फीलिंग डेवलप होती है. अच्छा, इसके अलावा इसकी हिस्ट्री में शी हैज़ लॉस्ट अबाउट 8 kg इन वेट ओवर द पास्ट 6 months. और इसी वजह से भूख ना लगने की वजह से, नॉजिएटिक फीलिंग की वजह से पिछले 6 महीने में वो सही तरह से अपनी डाइट नहीं ले सकी है, एपिटाइट लॉस की वजह से, और पिछले 8 kg उसने वेट का लॉस किया. अब 8 kg वेट लॉस जो है वो दिस इज़ रियली सिग्निफिकेंट, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है. फॉर द लास्ट 4 weeks शी हैज़ कंप्लेन ऑफ जर्नलाइज इचिंग एंड क्रैम्प्स. ठीक है ना, बॉडी में इचिंग भी है और क्रैम्प्स भी हो रहे हैं, यानी खिंचाव भी है, मस्कुलर क्रैम्प्स. शी हैज़ बीन हाइपरटेंसिव ओवर 20 years. पिछले 20 साल से वो हाइपरटेंसिव भी है, एंड हैज़ बीन ऑन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन फॉर दैट टाइम. और जब से ही वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन ले रही है, यानी पिछले 20 साल से इसकी हिस्ट्री है कि वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन ले रही है. शी हैज़ हैड 2 सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, यानी ये कि ये 2 दफ़ा जो है वो सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स में जा चुकी है, यानी इसको जो है वो ब्रेन में ब्लड सप्लाई जो थी वो टेम्पररी जो है वो ब्लॉक हो गई थी बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन. अच्छा, विच हैव लेफ्ट हर विथ सम लेफ्ट साइड वीकनेस, जिसके बाद उसको कुछ बॉडी की लेफ्ट साइड पे कुछ वीकनेस सी डेवलप हुई थी, एंड रिड्यूस द मोबिलिटी, और उसकी बॉडी की मोबिलिटी भी जो है वो रिड्यूस हो गई थी, ख़ास तौर से लेफ्ट साइड ऑफ हर बॉडी. शी इज़ एन अफ्रीकन कैरेबियन, जो बाय रेस जो है वो अफ्रीकन कैरेबियन है ये, एंड हैव इमिग्रेटेड टू द यूके इन 1960s, और ये यूके में 1960s में माइग्रेट किया था. शी लिव्स अलोन, ठीक है, अकेली रहती है, बट यूज ए मील्स ऑन व्हील्स सर्विस एंड गोज टू डे हॉस्पिटल ट्वाइस ए डे. मील्स ऑन व्हील्स का मतलब है बस चलते फिरते जो खा लिया वो खा लिया, वरना नहीं खाती है. ठीक है, और गोज टू द हॉस्पिटल ट्वाइस ए वीक, और हॉस्पिटल बहरहाल ये पाबंदी से ट्वाइस ए वीक, हफ्ते में 2 दफ़ा जाती है. इसके अलावा और इसकी 2 डॉटर हैं. शी हैज़ 2 daughters. तो ये इसकी फुल हिस्ट्री शामिल है. तो की पॉइंट्स यहाँ पे हमारे क्या निकले. 85-year-old है. अच्छा, टायर्डनेस है, वीकनेस है पास्ट 6 months से, एपिटाइट का लॉस हो रहा है, और नॉजिएटेड फीलिंग है. 8 kg जो है इसने पिछले 6 महीने में वेट लूज़ किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और इचिंग एंड क्रैम्प्स, हाइपरटेंसिव है पिछले 20 साल से और मेडिकेशन पर है. 2 सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो चुके हैं लाइफ में, जिसकी वजह से लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी जो है वो ज़रा वीक हुई हुई है और उसकी मोबिलिटी रिड्यूस हो गई है. और इसके अलावा खाते पीते चलते फिरते जो खा लिया वो खा लिया, अकेली रहती है, और 2 दफ़ा हॉस्पिटल विजिट भी करती है, और इसकी 2 डॉटर हैं. तो ये इसकी टोटल हिस्ट्री है और यहाँ के की पॉइंट्स हैं. हिस्ट्री लेने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ एग्जामिनेशन. ठीक है, इसका एग्जामिनेशन ज़रूरी है, फिजिकल एग्जामिनेशन. हर कंजंक्टिवा आर पेल, यानी आई का जो वाइट पोर्शन होता है वो कंजंक्टिवा वो पेल है. हर पल्स इज़ 88 पर मिनट, और रेगुलर भी है, यानी पल्स भी ठीक है, रेगुलर है. ब्लड प्रेशर 190/110 mmHg. तो ये बहुत बड़ा हुआ है आप देखें, क्योंकि जो अपर रेंज है वो मैक्सिमम 140 तक, और जो यानी सिस्टोलिक की और डायस्टोलिक की जो अपर रेंज है वो 90 तक होती है नॉर्मल. तो ये बढ़ा हुआ है. माइल्ड पिटिंग एडिमा, ठीक है, यानी जो पिटिंग एडिमा, यानी आप उसको दबाएंगे तो वो ये कि थोड़ी देर बाद दोबारा एडिमा हो जाएगा, यानी वहाँ पे जहाँ पे एडिमा हो रहा है. हर एंकल्स इज़ ऑफ हर एंकल इज़ प्रेजेंट, यानी उसके एंकल में पिटेड एडिमा है. अच्छा, अदरवाइज एग्जामिनेशन ऑफ हर कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ नॉर्मल, यानी उसका हार्ट ठीक है, जो उसका एग्जामिनेशन किया गया,
हार्ट की साउंड सुनी गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक किया गया, बिल्कुल क्लियर था, साउंड बिल्कुल ठीक थी। तो इसके अलावा ये कि जो है ना, एक तो ये है पल्स रेट ये था, रेगुलर ब्लड ये भी ठीक था, पल्स रेट भी अच्छा, और पल्स रेगुलर भी थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, जो फाइंडिंग थी वो ये की थी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और एडिमा हो रहा है, एंकल एडिमा हो रहा है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन शोज ए लेफ्ट अपर मोटर न्यूरॉन फेशियल पैल्सी। ये हो सकता है ये जो दो सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हुए हैं उस वजह से हो रहा है कि एक एग्जाम से जो लेफ्ट साइड पे फेस पे कुछ पैल्सी यानी पैरालिसिस टाइप जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप हैं विथ माइल्ड वीकनेस एंड इंक्रीज टोन एंड रिफ्लेक्सेस इन लेफ्ट आर्म एंड लेग। और वो ये कि लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग में जो रिफ्लेक्सेस जो है वो उनकी टोन बढ़ी हुई है और वो ये कि वीकनेस भी मौजूद है। शी इज़ एबल टू वॉक विद ए स्टिक, वॉक करती है बट विद द हेल्प ऑफ स्टिक। फंडोस्कोपी यानी आई का एग्जाम किया गया। आर्टीरियो वेनस निपिंग यानी जो उसकी जो आई की जो आर्टरीज और वेन्स है उसमें निपिंग यानी चिटकी सी बनी हुई है। एंड इंक्रीज टॉर्टोसिटी, ठीक है, इंक्रीज टॉर्टोसिटी मीन्स कर्व्ड ऑफ द आर्टरीज, मीन्स कि ये भी एबनॉर्मेलिटी उसमें पाई गई है। तो ये उसके फिजिकल एग्जामिनेशन में और जो है वो की फाइंडिंग्स आ गई है। इसके बाद आते हैं हम ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स यानी ये कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं। इन्वेस्टिगेशन में जब इसका हीमोग्लोबिन चेक किया गया तो पता चला कि ये तो बहुत कम है, 7.8 ग्राम पर डेसीलीटर, जो कि मिनिमम जो होना चाहिए 11.7 होना चाहिए। तो एक तो ये हमें पता चल गया कि ये हीमोग्लोबिन की इसको आयरन डेफिशिएंसी तो खैर हमें बाद में पता चलेगी कि यानी इसको एनीमिया भी है। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम यानी जो मीन वॉल्यूम है आरबीसी का वो 84 था, जो कि ठीक है, नॉर्मल है। ठीक है, वाइट सेल काउंट 6300 जो कि नॉर्मल है। प्लेटलेट 294,000 ये भी नॉर्मल है। सोडियम लेवल 136 ठीक है, ओके, मिनिमम के करीब है बट नॉर्मल की रेंज में, तो इससे कोई मसला नहीं है। पोटेशियम इज ऑल्सो इन नॉर्मल रेंज 4.8 मिली मोल पर लीटर, जबकि 3.5 से 5 जो है इसकी नॉर्मल रेंज है, ये भी ठीक है। यूरिया लेवल 46.2 ये बहुत बढ़ा हुआ है, यूरिया लेवल 46.2 मिली मोल पर लीटर, जबकि इसकी अपर रेंज है वो 6.7 है, तो उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। क्रिएटिनिन 769 माइक्रोमोल पर लीटर और अपर लिमिट जो है 120 है, जिससे ये कई गुना ज़्यादा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि क्रिएटिनिन लेवल भी इसका बहुत बढ़ा हुआ है। अब देखिए ये दो इंडिकेशन ये क्लियर बता रही हैं कि ये कुछ किडनी का प्रॉब्लम है। ग्लूकोज लेवल इज़ नॉर्मल, ओके, 4.4। एल्ब्यूमिन लेवल इज़ 37, ओके, नॉर्मल, इट मीन्स के लेवर का तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। कैल्शियम लेवल इज़ 1.94 मिलीमोल पर लीटर, जो कि 2.12 जो कि मिनिमम लिमिट है रेफरेंस नॉर्मल रेंज की, उससे भी कम है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोकैल्सीमिया में पेशेंट जा रहा है। ठीक है, ये भी किडनी की एबनॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉस्फेट लेवल 3.4 ये बढ़ा हुआ है यानी हाइपरफॉस्फेटेमिया है, जो कि 1.45 अपर लिमिट है, उससे कई गुना ज़्यादा है, ये भी किडनी फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिलिरुबिन 15 है, ठीक है, इट मीन्स के लिवर इज़ नॉर्मल। अच्छा, एलेनिन ट्रांसअमाइनेज 23 है, जो कि नॉर्मल रेंज में है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज 423 है, जो कि बढ़ा हुआ है, जो कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना बढ़ा हुआ होने की वजह, और वो शायद इस ये फॉस्फेट लेवल हाई होने की वजह से आ रहा है कि जिसकी वजह से जो किडनी रिप्रेजेंट की जो प्रॉब्लम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यूरिन एनालिसिस या यूरिन डीआर कराया तो उसमें प्रोटीन और ब्लड आया है। ठीक है, ब्लड फिल्म की है तो नॉर्मोक्रोमिक है, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है, यानी नॉर्मोक्रोमिक यानी इसका मतलब है हीमो यानी आयरन तो ठीक है, बट नॉर्मोसाइटिक एनीमिया यानी आरबीसी का शेप भी ठीक है, नॉर्मल है, तो उसके बावजूद एनीमिया है। तो अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लियरली कि सब चीज़ें ठीक हैं, यानी आयरन भी ठीक है, होम्यो और विटामिन B12 भी ठीक होगा, जब भी तो नॉर्मोक्रोमिक है, और फॉलिक एसिड भी ठीक है, लेकिन फिर भी एनीमिया है। तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एनीमिया की जो वजह है वो किडनी फेलियर है। क्यों किडनी फेलियर क्यों है, सवाल ये पैदा होता है। उसकी वजह ये है कि जब किडनी फेलियर होता है तो किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है जो कहलाता है इरिथ्रोपोइटिन, जिसका काम होता है आरबीसी की सिंथेसिस, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन भी बनता है।
तो जब किडनी फेलियर में पेशेंट जाता है तो इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होना बंद कर देता है या कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो एनीमिया में जा सकता है। आरबीसी सिंथेसिस भी रिलेटिवली कम हो जाते हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबल रीज़न है और ये तमाम फाइंडिंग्स हमें ये बता रही हैं कि पेशेंट जो है वो किडनी फेलियर में जा रहा है। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? अगेन वही, रीनल फेलियर। हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट एंड मैनेज दिस पेशेंट? इन्वेस्टिगेशन तो आपने कर ली है ये सारी, ठीक है, और अब मैनेज किस तरह से करना है इसको हमें देखना होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि हम इस केस को किस तरह से लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस पेशेंट का सिचुएशन देखें, द पेशेंट प्रेजेंट्स विथ एनोरेक्सिया, भूख नहीं लग रहा, नोजिया है, ये सारी बातें, वेट लॉस है, ठीक है, ये सारी फाइंडिंग है, फटीग, वीकनेस, प्रूराइटस, इचिंग एंड क्रैम्प्स हमने पढ़ा था, वहाँ पे पेशेंट बता रहा है। These are typical symptoms of end stage kidney failure और end stage renal disease। अब सवाल ये पैदा होता है हम इसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं कि पेशेंट जो है वो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में। उसमें आपको ये जो सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू है ये हेल्प आउट करेगी। इसकी बेस पे आप कैलकुलेट करेंगे पेशेंट का क्रिएटिनिन क्लियरेंस। क्रिएटिनिन क्लियरेंस करने के लिए, यानी जो इसकी क्लासिफिकेशन दी हुई है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की या एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की, वो ये दी हुई है कि जो किडनी फेलियर का केस होगा वो स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहलाएगी। यानी क्लासिफिकेशन की बात की जाए अगर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़, तो ये स्टेज 5 किडनी फेलियर कहलाएगा और इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होगा वो लेस देन 15 ml पर मिनट हो जाएगा और बाज़ रेफरेंसेस में इसको लेस देन 10 ml पर मिनट भी कहा गया है कि ऐसी सिचुएशन होगी तो पेशेंट की जो कंडीशन होगी वो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहलाएगी। अच्छा जनाब, नाउ हम दोबारा केस पर आ जाते हैं। अच्छा, द एलिवेटेड यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल कन्फर्म्स रीनल फेलियर, ठीक है, जो यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ है वहाँ पे और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, दोनों कंफर्म कर रहे हैं कि पेशेंट जो है वो रीनल फेलियर में जा रहा है। बट डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर। लेकिन अभी हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये एक्यूट है या क्रॉनिक रीनल फेलियर है। यूजुअली इन द फॉर्मर यानी क्रॉनिक रीनल फेलियर में देयर इज एविडेंस ऑफ आइदर ए सिस्टमिक इलनेस, former means acute. Usually in former there is evidence of either a systemic illness or some other obvious precipitating cause, ठीक है। यानी अगर जो एक्यूट होगा तो आम तौर पर इसका कोई एविडेंस होता है, कोई कॉज होती है, कोई रीज़न होता है, कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है। लाइक फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, कोई ऐसी ड्रग यूज़ की गई हैं जो कि नेफ्रोटॉक्सिक थी जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट जा रहा है। तो ऐसी तो पेशेंट की कोई हिस्ट्री में मिला ही नहीं है हमें कि जो है उसने कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग ली है, या फिर प्रोलॉन्ग एपिसोड्स ऑफ हाइपोटेंशन, तो ऐसा भी नहीं है। वियर एज एन लेटर, जबकि ये जो क्रॉनिक के केस में है, क्रॉनिक रीनल फेलियर में, वियर एज ए द लेटर देयर इज ए प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ जर्नलाइज मैनेज, और पिछले 6 महीने की जर्नलाइज मैनेज यानी वीकनेस और टायर्डनेस की पेशेंट की कंप्लेन हमारे पास मौजूद है। अच्छा जनाब, इफ द पेशेंट हैज़ previous blood test measuring serum creatinine there will be informative about these will be informative about progression of deterioration of renal function। अगर हमारे पास कुछ पिछली रिपोर्ट मिल जाए सीरम क्रिएटिनिन की और टेस्ट की, तो उसमें हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो राइज ऑफ सीरम क्रिएटिनिन है ये अचानक नहीं हुआ है बल्कि ग्रेजुअली हुआ है, यानी प्रोग्रेसिवली पेशेंट जो है वो धीरे धीरे रीनल फेलियर की तरफ गया है। In this patient, the anemia and hypoparathyroidism and raised alkaline phosphatase are feature indicating of chronicity of renal failure। इसके अलावा इसमें जो एनीमिया हो रहा है, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है जिसकी वजह से अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है, ये सारी इंडिकेशन यही बता रही हैं कि ये क्रॉनिक रीनल फेलियर है। ये सारी इंडिकेशन जो है वो, यानी जो इन्फॉर्मेशन हमें या जो क्लू दे रही है वो हमें ये दे रही हैं कि ये पेशेंट एक्यूट का नहीं है बल्कि क्रॉनिक का है। अच्छा, द नॉर्मोक्रोमिक यानी जो बिल्कुल क्रोम नॉर्मल है आरबीसी में, एंड नॉर्मोसाइटिक यानी आरबीसी का जो शेप्स जो है वो भी या साइज जो है वो भी सही है, नॉर्मोसाइटिक है। एनीमिया इज प्रीडोमिनेंटली ड्यू टू इरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी, जैसे मैंने बताया कि इरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये एनीमिया डेवलप होता है, यानी नॉर्मोक्रोमिक होगा और नॉर्मोसाइटिक होगा।
क्योंकि अगर ये माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक होता तो ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता, और अगर ये मेगैलोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक होता तो ये फोलिक एसिड या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता। तो ये जो है ये भी इंडिकेशन ये कर रहा है कि ये किडनी डिजीज़ है, बिकॉज द किडनी इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि किडनी से ये इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस होता है, और जब पेशेंट किडनी फेलियर में जा रहा होगा तो फिर उस सूरत में इरिथ्रोपोइटिन भी सही क्वांटिटी में जो इसकी बॉडी को रिक्वायर होती है वो नहीं बनेगा, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी यानी एनीमिया होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इज ए रिजल्ट ऑफ एलिवेटेड सीरम फॉस्फेट लेवल, ये भी बता रहा है कि ये क्रॉनिक केस है, एंड लेवल्स ड्यू टू डिक्रीज रीनल क्लियरेंस ऑफ फॉस्फेट एंड रिड्यूस विटामिन डी लेवल। ठीक है, तो विटामिन डी लेवल भी कम हो रहा है, फॉस्फेट की क्लियरेंस कम होने की वजह से हाइपरफॉस्फेटेमिया हो रहा है, जैसा कि हमने रिपोर्ट में देखा था कि फॉस्फेट लेवल भी बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जैसे 3.4 लेवल है, ठीक है, और ये जो फॉस्फेट लेवल जो है 3.4 है, जो कि 1.45 जो मैक्सिमम है उससे कई गुना ज़्यादा है। तो ये भी हमें यही बता रहा है कि जो है वो कंडीशन जो है वो पेशेंट की क्या है और किस तरह से, और हाइपरफॉस्फेटेमिया भी हो रहा है। अच्छा, द किडनी इज द साइट ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल टू फॉर्म ए 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। अच्छा, विटामिन डी लेवल क्यों कम हो रहा है? दरअसल ये एक्टिव विटामिन डी लेवल का कम हो रहा है, क्योंकि बॉडी में जब विटामिन डी स्टोर होता है तो इसको कन्वर्ट होना होता है एक्टिव फॉर्म में, और वो जिसकी एक्टिव फॉर्म होती है वो होती है 1,25 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। लेकिन जब पेशेंट जो है किडनी फेलियर में जा रहा होगा तो फिर ये कन्वर्जन भी मिनिमाइज हो जाएगी। जब ये कन्वर्जन मिनिमाइज हो जाएगी, क्योंकि ये जो एक्टिव फॉर्म होती है यही दरअसल जीआई ट्रैक्ट से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है। जब ये एक्टिव फॉर्म नहीं बनेगी बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर, तो फिर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी, और इसी वजह से जब हमने रिपोर्ट्स देखी थी तो रिपोर्ट्स में यह फाइंडिंग थी पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया में जा रहा है, यानी कैल्शियम लेवल भी कम हो रहा है क्योंकि जीआई एब्जॉर्प्शन इम्पेयर हो रही है। ए हैंड ऑफ एक्सरे showing the typical appearance of hyperparathyroidism, ठीक है, hyperparathyroidism means कि erosion of the terminal phalanges and supraperiosteal erosion of radial aspects of middle phalanges, यानी जो उंगलियों के दरमियान जो phalanges की जो स्पेसेस होती हैं उनकी बाद वहाँ पर erosion भी हमें नज़र आएगी। ठीक है, एंड कैन हेल्प टू कन्फर्म लॉन्ग स्टैंडिंग रीनल फेलियर, और ये भी हमें क्लू दे रहा है कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग रीनल फेलियर है, यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, और पेशेंट जो है वो वर्स कंडीशन की तरफ जाता चला जा रहा है। अच्छा जनाब, इसके बाद हम क्या करें? व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? रीनल अल्ट्रासाउंड इज़ एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन। अब अगले स्टेप पे ये सारी फाइंडिंग्स जो आपने इन्वेस्टिगेशन अभी कराई थी ये तो जो है ठीक है, आपने हिस्ट्री ले ली, लेबॉर्ट्री टेस्ट करा लिए, उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, बट अभी रीनल अल्ट्रासाउंड इज़ रिमेनिंग। ठीक है, तो रीनल अल्ट्रासाउंड इज़ एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन। अल्ट्रासाउंड will accurately size the kidney and identify causes of renal failure such as polycystic kidney disease or obstruction causing bilateral hydronephrosis। ठीक है, तो जो अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाएगा कि आखिर किडनी में क्या स्ट्रक्चरल डैमेज आ रहा है, लाइक किडनी में सिस्ट बन रही हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, या फिर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है किडनी में, जिसकी वजह से बाइलेटरल यानी दोनों साइड पर किडनी के हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है कि किडनीज का साइज एनलार्ज हो जाएगा और उसमें वाटर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। वो वाटर एक्यूमुलेशन इसलिए हो रही है क्योंकि किडनी से जो है वो वाटर जो है वो सही तरीके से यानी यूरिन नहीं बन रहा है और यूरिन एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो इसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस भी कहते हैं। इसके अलावा एसिमेट्रिकली साइज किडनीज सजेस्ट रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी और रीनोवैस्कुलर डिजीज़, और अगर एसिमेट्रिकल साइज ऑफ किडनीज हो यानी दोनों किडनीज के साइजेज में एसिमेट्री हो यानी एक जैसी नहीं हो, तो उससे ये भी पता चल सकता है कि रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी है यानी वापस आ रहा है, और या यानी वो मे बी ऑब्स्ट्रक्शन है या सिस्ट है, ठीक है, और या फिर रीनोवैस्कुलर डिजीज़ है यानी जो ब्लड वेसल्स हैं किडनी के उनमें कोई प्रॉब्लम कहीं पर मौजूद है।
बट एनीवे ये फाइंडिंग्स हमें अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाएंगी। अगर हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो इससे हमें ये वाली इंफॉर्मेशन वाज़ेह तौर पर पता चल जाएंगे। In this case, ultrasound showed two small 8 centimeter echogenic kidneys consistent with long-standing renal failure. Consistent with long-standing renal failure. जो अल्ट्रासाउंड कराया तो उससे किडनी का साइज स्मॉल निकला जो कि तकरीबन 8 सेंटीमीटर आ रहा है, जिससे ये हमें पता चल रहा है कि किडनीज जो है वो स्मॉल है और ये क्रॉनिक रीनल फेलियर का केस है। अच्छा, इकोजेनिक किडनीज क्या होती हैं? वैसे तो ये नॉर्मल होती है, लेकिन कभी कभी ये पॉलीसिस्ट होती हैं या इनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो जाती है या और कोई पैथोलॉजी हो जाती है, पॉलीसिस्ट सिस्टिक किडनी हो जाती है, तो उसके साथ जो है वो हम इसलिए इसको इकोजेनिक किडनीज भी कहते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये नॉर्मल भी होती है। A renal biopsy in this case not appropriate as biopsies of small kidneys have high incidence of bleeding complication. ठीक है, रीनल बायोप्सीज इस केस में करने की ज़रूरत नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, नॉट अप्रोप्रिएट। क्यों? क्योंकि इसमें स्मॉल किडनीज हैं तो इसमें हाई इंसिडेंसेस ऑफ ब्लीडिंग होते हैं और फिर ब्लीडिंग की वजह से ये वैसे ही आप देखें कि इस पेशेंट की एज कितनी ज़्यादा है। हम इस केस को जब शुरू में हमने देखा था तो इसकी जो है वो ये इज़ वेरी ओल्ड एज है, 85 ईयर ओल्ड, तो इसलिए जो है वो इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू गो फॉर बायोप्सी, क्योंकि अगर इसमें हमने बायोप्सी करने की कोशिश की तो अच्छा खासी ब्लीडिंग हो जाएगी, तो वो कहीं इसके लिए ख़तरनाक साबित ना हो जाए। वैसे भी इसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अच्छा, एंड द सैंपल ऑब्टेन्ड वुड शो एक्सटेंसिव ग्लोमेरुलर एंड ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, और अगर हम उसका सैंपल लेंगे भी तो उसमें क्या पता चलेगा? एक्सटेंसिव ग्लोमेरुलर एंड ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। ठीक है ना, फाइब्रोसिस मिलेगा हमें ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में और ट्यूब्यूल्स में, इंटरस्टिशियल प्लेसेस पे, तो वहाँ पर तमाम जगहों पर हमें फाइब्रोसिस मिलेगा। एंड मे नॉट आइडेंटिफाई द ओरिजिनल डिजीज़, और हमें कोई ओरिजिनल डिजीज़ के हवाले से कोई ख़ास क्लू नहीं मिलेगा। The patient's renal failure may have been due to hypertension or primary glomerulonephritis such as अच्छा, एक तो ये जो रीनल फेलियर है उसका रीज़न हमें ये समझ आ रहा है कि पेशेंट का हाइपरटेंशन है और वो अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है। आप देख चुके हैं कि उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हाई था। या फिर प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सच एज इम्यूनोग्लोबुलिन ए नेफ्रोपैथी। ठीक है, क्योंकि या फिर ये कि ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है, वाई? बिकॉज ऑफ IgA एंटीबॉडी जो कि इसको डैमेज कर रही है, यानी ग्लोमेरुलोनेफ्रॉन को, यानी ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन को डैमेज कर रही है। अच्छा, अफ्रीकन कैरिबियंस हैव मोर प्रोन टू डेवलप हाइपरटेंसिव रीनल फेलियर दैन अदर रेशियल ग्रुप्स। अच्छा, ये भी देखा गया है कि रेशियल इफेक्ट भी है कि ये जो अफ्रीकन कैरिबियंस होते हैं इनमें ये देखा गया है कि ये होते हैं मोर प्रोन टू डेवलप हाइपरटेंसिव रीनल फेलियर, यानी ये हाइपरटेंसिव होते हैं और इनमें रीनल फेलियर जो होता है वो ज़्यादातर जो होता है वो इस रेस में बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन होता है। तो ये जो है ये भी इसकी एडिशनल फाइंडिंग है। नाउ अब हमें करना क्या चाहिए, हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? अच्छा, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस आर नीडेड टू ट्रीट हर ब्लड प्रेशर एडिक्वेटली। एक तो ये कि अब इसका ज़रा प्रोफाइल चेक करें एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन का कि ये क्या मेडिकेशन ले रहा है और किस तरह से ले रहा है और इसका कंप्लाइंस कैसा है, क्योंकि जब तक उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आएगा आप किडनी डैमेज को मिनिमाइज या मिटिगेट नहीं कर सकते। इसलिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर देखें कि वो क्यों कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो उसकी मेडिकेशन चेंज करें। उसकी मेडिकेशन अगर ठीक है तो उसकी डोज अप्रोप्रिएट करें। कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन इसमें ज़रूरी है, 2 to 3 मेडिकेशन एटलीस्ट, और इस केस में क्योंकि कंपेलिंग इंडिकेशन है एज पर JNC 7 गाइडलाइन, तो आप 3 एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन पर भी जा सकते हैं। तो इसलिए जो है वो आप अच्छा, क्योंकि इसमें जो है वो एडिमा भी हो रहा है, तो फिर इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये पेशेंट हार्ट फेलियर में भी जा सकता है या हो सकता है कि कुछ हार्ट फेलियर भी उसको, लेकिन अभी तो खैर ये हमें पता चल रहा है कि एडिमा जो है वो किडनी फेलियर की वजह से हो रहा है। लेकिन बहरहाल एहतियात के तौर पर, सेफ साइड के तौर पर, क्योंकि एडिमा भी हो रहा है इसलिए इसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से अवॉइड कीजिएगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं दीजिएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अलावा हम इसको ACE इनहिबिटर दे सकते हैं। डायरेटिक्स में हम इसको थायजाइड डायरेटिक्स नहीं दे सकते। थायजाइड डायरेटिक्स इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि थायजाइड टाइप डायरेटिक्स जो होती हैं वो किडनी फेलियर के पेशेंट्स को रिकमेंडेड नहीं है, ख़ास तौर से अगर सीवियर रीनल
इनसफिशेंसी हो, और जो क्रिएटिनिन लेवल है ये बता रहा है कि ये पेशेंट सीवियर रीनल इनसफिशेंसी का है, लिहाजा इसको थायराइड डायरेटिक्स नहीं दी जा सकती। तो फिर कौन सी डायरेटिक्स दी जा सकती हैं? सो जो चॉइस ऑफ डायरेटिक इज लूप डायरेटिक्स, जिसमें आपके पास जो फ्यूरोसिमाइड है या ब्यूमेटेनाइड है या टॉर्सिमाइड है, ये आप दे सकते हैं। और अगर पेशेंट को सल्फा एलर्जी है तो फिर आप जो है वो इथाकेराइनिक एसिड भी दे सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है जो कि आपने इसके ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए देना होगा। इसके अलावा ओरल फॉस्फेट बाइंडर्स आप दे सकते हैं। विटामिन डी प्रिपरेशन, जिसमें एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है, वो आप देंगे टू कंट्रोल हर सेकेंडरी पैरा हाइपर थायराइडिज्म, उसको कंट्रोल करने के लिए, और डेफिनेटली जो हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है उसको करेक्ट करने के लिए आप देंगे। इसके अलावा एंड एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन टू ट्रीट हर एनीमिया, क्योंकि आप किडनी तो सफिशिएंट एरिथ्रोपोइटिन बना नहीं रही, तो फिर आपने एक्सोजेनस एरिथ्रोपोइटिन देना होगा। एक्सोजेनस एरिथ्रोपोइटिन अवेलेबल है मार्केट में ई पोइटिन अल्फा के नाम से और डर्बी पोइटिन अल्फा के नाम से। एक जो है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है और दूसरा जो है वो ह्यूमन से हासिल किया हुआ है। दोनों आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों बेहतर हैं। बस डर्बी पोइटिन अल्फा की फ़ायदा ये है कि हाफ लाइफ प्रोलॉन्ग है, तो वो जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें कंप्लाइंस का इशू ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, यानी पेशेंट को बार बार लगवाने के लिए नहीं आना पड़ेगा। तो एरिथ्रोपोइटिन जो डर्बी पोइटिन अल्फा है वो जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद हम आते हैं द केस रेजेस द डिलेमा ऑफ वेदर डायलिसिस अप्रोप्रिएट इन द पेशेंट। अच्छा, अब यहाँ पर ये मसला है कि ये केस हमें ये देखना है क्या इसको डायलिसिस करें या ना करें, ये एक डायलेमा है। डायलेमा क्या होता है? यानी डायलेमा ये एक सिचुएशन होती है जिसमें हम शशोपंज में पड़ जाते हैं कि ऐसा करें या ना करें, क्योंकि अगर ना करें तो भी प्रॉब्लम होगा और अगर करें तो भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप ये देख लें कि पेशेंट की एज 85 ईयर्स है और बहुत ज़्यादा ये ओल्ड है, और डायलिसिस की अपनी अदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को की जो दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डेवलप हो सकती हैं। लिहाजा जो है ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पे ये कहा गया कि ये एक डिलेमा है कि हमें इसको देखना पड़ेगा कि डायलिसिस करें या ना करें। हॉस्पिटल बेस्ड हीमोडायलिसिस एंड होम बेस्ड पेरिटोनियल डायलिसिस आर द ऑप्शंस अवेलेबल। अगर हम डायलिसिस करने जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि डायलिसिस करें, तो अगर हीमोडायलिसिस करना है तो वो हॉस्पिटल बेस करें ताकि पेशेंट आपके सामने हो, और पेशेंट को अगर कॉम्प्लिकेशन हो रही हो तो फिर आप उसको उसी तरह से मैनेज कर लें फ़ौरन के फ़ौरन, क्योंकि आप हॉस्पिटल में होंगे। तो अगर किसी कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट जा रहा होगा तो आप रैपिडली उसको जो कॉम्प्लिकेशन होगी उसको अनडू या उसको रिवर्स कर सकते होंगे। और अगर होम बेस करना है तो पेरिटोनियल डायलिसिस इज़ मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन, क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस की कॉम्प्लिकेशंस कंपेयर टू हीमोडायलिसिस कम होती हैं। हर एज एंड कोमॉर्बिड इलनेसेस प्रीक्लूड रीनल ट्रांसप्लांटेशन, यानी अब मसला ये है कि उसकी एज और जो दूसरी कोमॉर्बिड इलनेसेस हैं, लाइक वो ये कि सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जो हो चुका है उसको, इसके अलावा जो है उसकी जो फेशियल पैल्सी है, लेफ़्ट साइड लिम्ब के जो इश्यूज़ हैं, जो वीकनेस है और लेस मोबिलिटी है, उसकी वजह से आप इसको रीनल ट्रांसप्लांटेशन का कैंडिडेट कंसिडर नहीं कर सकते, यानी इसको रीनल ट्रांसप्लांटेशन के लिए नहीं मूव कर सकते। अच्छा, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट विदाउट डायलिसिस में अप्रोप्रिएट इन दिस केस, यानी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मीन्स सिर्फ ड्रग के ज़रिए और डाइट मॉडिफिकेशन के ज़रिए जो आप मैनेज करेंगे वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कंपेयर टू डायलिसिस, क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डायलिसिस की जो अपनी जो इश्यूज़ हैं और कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी वजह से डायलिसिस को अगर इस पेशेंट पे अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डायलिसिस की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अच्छा जनाब, तो अब हम आते हैं इस केस के एंड पर कि की पॉइंट्स या की लर्निंग पॉइंट्स इस केस के क्या हैं। पेशेंट ऑफन बिकम सिम्टोमेटिक ड्यू टू रीनल फेलियर। अक्सर और बेशतर पेशेंट सिम्टोमेटिक हो जाता है जब वो रीनल फेलियर में जा रहा होता है। ओनली व्हेन देयर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज़ लेस देन 15 ml पर मिनट। अब हमने ये बात की थी कि लेस देन 15 ml पर मिनट का क्या मतलब है? इसका मतलब है स्टेज 5 किडनी फेलियर, जिसको हम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ भी कहते हैं। एंड दस मे प्रेजेंट विथ एंड स्टेज रीनल फेलियर या एंड स्टेज रीनल डिजीज, जिसको हम एंड स्टेज रीनल फेलियर
या एंड स्टेज रीनल डिजीज भी कहते हैं। और फिर मैंने ये भी बताया था कि कुछ रेफरेंसेस ये जो लिमिट है इसको 10 ml पर मिनट कहते हैं। प्रीवियस मेजरमेंट ऑफ सीरम क्रिएटिनिन enables the rate of deterioration of renal function to be known। अगर प्रीवियस आपके पास लेबॉर्ट्री टेस्ट रिपोर्ट्स मिल जाएं तो उससे और क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये किस तरीके से डिटेरियोरेशन ऑफ रीनल फेलियर हुआ और कितना ग्रेजुअली ये हुआ है। रीनल अल्ट्रासाउंड इज़ द की इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन, और इस तरह के केसेस में जो रीनल अल्ट्रासाउंड होती है जिससे हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द किडनी के बारे में पता चलता है, तो वो जो है वो की इमेजिंग स्टडीज़ है इसमें, यह इन्वेस्टिगेशन है जिससे हमें बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। तो इसके साथ ही ये केस हमने कंप्लीट कर लिया। सो वी विल कम बैक विद द न्यू केस। थैंक यू वेरी मच।